स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। लखनऊ में सीएम योगी ने खनन विभाग के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने अवैध खनन पर रोक लगाने, राजस्व बढ़ाने और खनन कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। पूरी खबर रिपोर्ट में दिखाते हैं। तो रिपोर्ट आपको विस्तार से हम दिखाएंगे लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है गाजियाबाद से, जहां पर बताइए एक वीडियो वायरल हुआ है। सरेआम युवती की सड़क पर पिटाई हुई है। युवक ने लाठी और डंडे से युवती पर हमला किया है। ये बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है इस वक्त की। गाजियाबाद में शर्मसार करने वाला वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल यहां सरेआम एक युवती की सड़क पर पिटाई होती है। युवक ने लाठी और डंडे से युवती पर हमला किया। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। गाजियाबाद से बड़ी खबर है, एक शर्मसार करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है गाजियाबाद से। सरेआम युवती की सड़क पर पिटाई हुई है। गाजियाबाद में एक युवक ने लाठी और डंडों का इस्तेमाल करते हुए एक युवती पर जमकर हमले बोले हैं। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले की वजह खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। ये बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है इस वक्त की। शर्मसार करने वाला वीडियो वायरल हुआ है गाजियाबाद से, जहां पर सरेआम एक युवती की सड़क पर पिटाई होती है। एक युवक लाठी डंडों का इस्तेमाल करके युवती पर जानलेवा हमला करता है। लेकिन क्यों ये हमला किया, क्या वजह रही, इसके बारे में पुलिस जांच कर रही है और इस युवक का इस युवती से क्या रिश्ता है, इसके बारे में भी पता लगाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने इस आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है गाजियाबाद से। ये देखिए वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये युवक सरेआम सड़क पर युवती को पीटता हुआ दिखाई देता है। थाना कबीरनगर में इस मामले को लेकर मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस जांच कर रही है थाना कबीरनगर की। वहीं पर मौजूद लोगों ने ये मोबाइल फोन में अपने कैद कर ली पूरी ये घटना। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पर सीएम योगी ने खनन विभाग के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अवैध खनन पर रोक लगाने, राजस्व बढ़ाने और खनन कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रिपोर्ट देखिए। यूपी के सीएम योगी इस समय एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। सीएम योगी ने सीएम आवास पर भूतत्व एवं खनन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए टास्क फोर्स द्वारा नियमित छापेमारी और वीडियोग्राफी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सोनभद्र, बांदा, कौशाम्बी और महोबा में खनन से राजस्व वृद्धि की असीम संभावनाओं पर जोर देते हुए इन जिलों में विशेष प्रयास करने को कहा। वित्तीय वर्ष 24-25 में अब तक 2,407 करोड़ 20 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है, जिसे और बढ़ाने के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है। सीएम योगी ने स्वीकृत खनन क्षेत्रों में वाहनों पर व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने का निर्देश दिया, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि खनन केवल स्वीकृत क्षेत्रों में ही हो। अन्य राज्यों से उपखनिज परिवहन करने वाले वाहनों की वैधता जांच के लिए उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ एपीआई इंटीग्रेशन को और प्रभावी करने को कहा गया। पेंडिंग आवेदनों के शीघ्र निस्तारण और ओवरलोडिंग पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के निर्देश दिए गए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि अवैध खनन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टास्क फोर्स और तकनीक के उपयोग से इसे रोका जाए।
सोनभद्र, बांदा जैसे जिलों में राजस्व वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं। सभी अधिकारी जवाबदेही के साथ पेंडिंग मामलों का निस्तारण करें और राजस्व बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाएं। लखनऊ में मुख्यमंत्री की खनन विभाग की समीक्षा बैठक ने अवैध खनन पर सख्ती और राजस्व वृद्धि की दिशा में मजबूत रणनीति को रेखांकित किया है। ये पहल उत्तर प्रदेश में पारदर्शी और जवाबदेह खनन प्रणाली को बढ़ावा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम मन की बात के 123वें एपिसोड को सुना। इस दौरान वाराणसी में भी अलग अलग जगहों पर लोगों ने कार्यक्रम सुना और पीएम के विचारों से प्रेरणा ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के 123वें एपिसोड का प्रसारण हुआ। पीएम मोदी ने इस बार योग दिवस की थीम और हाल ही में इमरजेंसी के पूरे 50 साल को लेकर के चर्चा की और कहा कि इमरजेंसी में लोकतंत्र की हत्या की गई और भारत के लोगों को परेशान किया गया। मन की बात को यूपी में भी सुना गया। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मन की बात सुना। इस दौरान उन्होंने पीएम के संबोधन को प्रेरणादायी बताते हुए कहा है कि कार्यक्रम देशवासियों को एकजुट कर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। कल्पना कर सकते हैं वो दौर कैसा था। इमरजेंसी लगाने वालों ने न सिर्फ हमारे संविधान की हत्या की, बल्कि उनका इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था। इस दौरान लोगों को बड़े पैमाने पर प्रताड़ित किया गया था। इसके ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। जॉर्ज फर्नांडिस साहब को जंजीरों में बांधा गया था। अनेक लोगों को कठोर यातनाएं दी गई। मिसा के तहत किसी को भी ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। स्टूडेंट्स को भी परेशान किया गया। अभिव्यक्ति की आजादी का भी गला घोंट दिया गया। साथियों, उस दौर में जो हजारों लोग गिरफ्तार किए गए, उन पर ऐसे ही अमानवीय अत्याचार हुए। लेकिन ये भारत की जनता का सामर्थ्य है कि वो झुकी नहीं, टूटी नहीं और लोकतंत्र के साथ कोई समझौता उसने स्वीकार नहीं किया। आखिरकार जनता की जीत हुई। आपातकाल हटा लिया गया और आपातकाल थोपने वाले हार गए। बाबू जगजीवन राम जी ने इस बारे में बहुत ही सशक्त तरीके से अपनी बातें रखी थी। बहनों और भाइयों, पिछला चुनाव नहीं था, भारत की जनता का एक महान अभियान था। उस समय के परिस्थितियों को बदल देने का, तानाशाही के धारा को मोड़ देने का और भारत में प्रजातंत्र की बुनियाद को मजबूत कर देने का। अटल जी ने भी तब अपने ही अंदाज में जो कुछ कहा था, वो भी हमें जरूर सुनना चाहिए। बहनों और भाइयों, देश में जो कुछ हुआ उसे केवल चुनाव नहीं कह सकते। एक शांतिपूर्ण क्रांति हुई है। लोक शक्ति की लहर ने लोकतंत्र की हत्या करने वालों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया। वाराणसी में भी काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर, सामुदायिक केंद्रों और शिक्षण संस्थानों में लोगों ने मन की बात को उत्साह के साथ सुना। बोडोलैंड में फुटबॉल के जरिए युवाओं की एकता जैसे विषयों पर अपने विचार साझा किए। स्थानीय लोगों और छात्रों ने पीएम के पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन शैली के संदेश की सराहना की। प्रधानमंत्री जी ने योग से लेकर के लखनऊ के बेटे में पूरी दुनिया में जिन्होंने भारत का नाम किया, ऐसे शुभांशु शुक्ला जी के भी बारे में चर्चा की है। बड़ी अद्भुत जानकारियां माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात के कार्यक्रम में हम सब कार्यकर्ताओं को मिलती हैं। और आप सबसे भी मैं कहता हूं, ऐसा कोई कार्य जो किसी सुदूर इलाके में हो रहा हो, जो देश दुनिया की नजर में ना आया हो और अच्छा कार्य हो, जिससे समाज में प्रेरणा जाती हो, ऐसे सभी कार्यों को एकत्र करके
हमारे महानगर कार्यालय में दें, बीजेपी कार्यालय के माध्यम से उसको पहुंचा करके पूरे देश तक, दुनिया तक माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हम अपने जो विशेष कार्य उन्हें पहुंचा सकते हैं। ऐसे अवसर पर मैं आप सबका बड़ी संख्या में एकत्र होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपके आशीर्वचन से, मन की बात के माध्यम से हम सब कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होता है। लखनऊ और वाराणसी में मन की बात के 123वें एपिसोड ने लोगों में राष्ट्र निर्माण और सामाजिक जागरूकता की भावना को मजबूत किया। ये कार्यक्रम पीएम मोदी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने, देश को एकजुट करने का एक प्रभावी मंच साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। उत्तर प्रदेश के पशुधन, दुग्ध विकास और मत्स्य पालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बरेली में पशुपालन और डेयरी विकास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने डेयरी क्षेत्र के विकास और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और नई पहलों की घोषणा भी की है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के पशुधन, दुग्ध विकास और मत्स्य पालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बरेली में आयोजित एक पशुपालन और डेयरी विकास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने 3 डेयरी प्लांट और 1 पशु चारा निर्माणशाला की शुरुआत की प्रगति की समीक्षा की। ये परियोजना जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के सहयोग से शुरू की गई है, जिनका उद्देश्य ग्रामीण किसानों को बाजार से जोड़ना और उनकी आय को बढ़ाना है। और और इतनी गंभीरता से गाय के संरक्षण के बारे में चिंता करें, ये आप लोगों का भी बहुत इसमें विशेष सहयोग मुझे लगता है। तो मित्रों, पशुपालन आज ऐसी व्यवस्था है, कभी ऐसा खराब नहीं होता था। पहले गांव का किसान गैया अपनी बेचने बाजार में ले जाता था, तो घर से महिलाएं कहती थी अंदर से, देखो गैया बेचे तो ले जा रहे हो, सब्जी बेच जाइए और कसाई के हाथ में बेच दो। ये घर से कह के अंदर से बात है। और आज वही किसान जब तक गाय दूध देगी तब तक पालेगा, और दूध नहीं देगी तो छोड़ देगा। और बेशर्माई कितनी, वो तके रहता है, देखता रहता है। जब वो नहीं हो जाएगी, गर्भित हो जाएगी, फिर पकड़ लाएगा, फिर दूध खाएगा और फिर छोड़ देगा। कैबिनेट मंत्री ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और सपा शासन को गुंडाराज बताया। समाजवादी पार्टी सिर्फ जातिवादी की राजनीति करती है। अखिलेश यादव आने वाले चुनाव में 2027 के चुनाव में भी वो हार का मुंह देख रहे हैं, इसलिए अभी से ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर आरोप मढ़ रहे हैं, क्योंकि जनता उन्हें पूरी तरीके से नकार चुकी है कि गुंडा तंत्र को कोई जनता पसंद नहीं करती। इस समय देश में, प्रदेश में कानून का राज है, गुंडा राज समाप्त है। अखिलेश यादव स्वयं जातिवाद की राजनीति करते हैं, वो पूरे जातिवाद में उलझे हुए हैं, अपराधवाद में उलझे हुए हैं। जाति और अपराध उनकी व्यवस्थाएं हैं, उन्हीं पर आगे बढ़ते हैं। देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये देश सभी का है। भारतीय जनता पार्टी जाति बिरादरी की राजनीति नहीं करती है, सर्व समाज की राजनीति करती है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर जो है उन्हीं पर चलता है जिन्होंने सरकारी संपत्ति पर कब्जे कर लिए हैं। पहले उन्हें नोटिस दिया जाता है, नोटिस का जवाब है तो वो ठीक देते हैं, तो कोई तोड़फोड़ नहीं होती है। और सरकारी जमीन है उस पर उन्होंने कब्जे कर लिए तो वो जरूर खाली करें। बरेली में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का पशुपालन और डेयरी विकास कार्यक्रम में हिस्सा लेना उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी उद्योगों और किसानों की समृद्धि को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये पहल रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को गति देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और वह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मथुरा के 2 दिवसीय दौरे के दौरान वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने विकसित दिल्ली और विकसित भारत के लिए प्रार्थना की और गोवर्धन की सप्तकोसी परिक्रमा में भी हिस्सा लिया। इस दौरान वो धार्मिक और पर्यावरण संरक्षण से जोड़ती हुई भी नजर आई।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मथुरा के वृंदावन में विश्व प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। मंदिर सेवायतों ने उनका माला और पटुका पहनाकर स्वागत किया। सीएम गुप्ता ने विकसित दिल्ली और विकसित भारत के लिए प्रार्थना की। इससे पहले उन्होंने शनिवार को गोवर्धन में 21 किलोमीटर की सप्तकोशी परिक्रमा पूरी की और श्री राधेश्याम सेवा सदन धर्मशाला का दौरा किया। मथुरा में उन्होंने केडीएम ग्रीन्स बायो सीएनजी प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया, जिसे यमुना सफाई और पर्यावरण संरक्षण से जोड़ा गया। सीएम रेखा ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी सरकार यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने गौवंश से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए डेयरी क्षेत्र में पहल और बायो सीएनजी जैसे नवाचारों पर जोर दिया। स्थानीय लोगों ने उनके इस दौरे को मथुरा के धार्मिक और पर्यावरणीय महत्व को बढ़ाने वाला बताया, लेकिन कुछ ने बांके बिहारी कॉरिडोर परियोजना को लेकर चल रहे विवाद पर उनकी चुप्पी पर सवाल भी किया। सीएम ने बीजेपी महिला मोर्चा के एक मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया, जहां आपातकाल के दौर पर चर्चा हुई। आज बहुत ही सुंदर बांके बिहारी जी के दर्शन यहाँ पे हुए और सभी साथियों के साथ हमने यहाँ पे प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना करी कि विकसित भारत की छांव में विकसित दिल्ली भी आगे बढ़े, तरक्की करे, हर एक देशवासी पे प्रभु का आशीर्वाद यूं ही बना रहे और हम सब इस प्रार्थना के साथ कि अपनी पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ दिल्ली के विकास कार्य करेंगे, दिल्ली के लोगों की सेवा करेंगे, यही उनके चरणों में मैंने कामना की। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का मथुरा दौरा धार्मिक आस्था, पर्यावरण संरक्षण और विकास के संदेश को साथ लेकर आया। श्री बांके बिहारी मंदिर में उनकी पूजा और गोवर्धन परिक्रमा ने मथुरा के सांस्कृतिक महत्व को और उजागर किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जिला प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्ती तेज कर दी है। चंदौसी और हयातनगर में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों को हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि समय सीमा में निर्माण नहीं हटाए गए तो बुलडोजर से कार्रवाई की जाएगी। संभल जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान को और तेज कर दिया है। चंदौसी के वारिस नगर में नगरपालिका की 6.5 बीघा जमीन पर बनी एक मस्जिद और 34 मकानों को हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया। जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि 900 से ज्यादा लोगों को नोटिस दिए जा चुके हैं। हयात नगर बहजोई रोड पर सड़क चौड़ीकरण के लिए 22 दुकानों और भवनों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से कई मालिकों ने स्वयं अपने निर्माण ध्वस्त कर दिए। प्रशासन ने साफ किया कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा। चंदौसी में रजा ए मुस्तफा मस्जिद की प्रबंधन समिति ने नोटिस के बाद स्वेच्छा से अवैध हिस्से को तोड़ना शुरू कर दिया। हयात नगर में याकूब अली शाह की दरगाह को सड़क से 30 फीट दूर शिफ्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू हुई। स्थानीय लोगों में इस कार्रवाई से हड़कंप है, लेकिन कई ने सड़क चौड़ीकरण और यातायात सुगमता के लिए इस कदम का स्वागत भी किया है। कुछ लोगों ने नोटिस की समय सीमा बढ़ाने और जांच में पारदर्शिता की मांग भी की है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि 15 दिनों के भीतर निर्माण नहीं हटाया गया तो बुलडोजर से कार्रवाई होगी। गाटा संख्या 283 जो कि सार्वजनिक पार्क के नाम से दर्ज है, उसमें एक मस्जिद जो कि अवैध थी, उसके संबंध में तहसीलदार कोर्ट में 67 का मामला दर्ज किया गया था और पक्षों को नोटिस जारी किया गया था। इसी बीच उनके द्वारा स्वतः ही मस्जिद को हटाया जा रहा है और लगभग 30% के आसपास उन्होंने उसको हटा लिया है और स्वतः ही उनके द्वारा मस्जिद हटाई जा रही है। संभल में जिला प्रशासन का अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान शहर को जाम मुक्त और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह कार्रवाई सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने और यातायात सुगमता को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। उत्तर भारत में मानसून की भारी बारिश का कहर जारी है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिससे संगम क्षेत्र में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया है और लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की है।
भारत में लगातार हो रही भारी बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों के बांधों से छोड़े गए पानी की वजह से प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में फाफामऊ में गंगा का जलस्तर 16 सेंटीमीटर और छत्तरनाक में 129 सेंटीमीटर बढ़ा है, जबकि नैनी में यमुना का जलस्तर 165 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ा है। गंगा और यमुना के खतरे का निशान 84.734 मीटर है और दोनों नदियां अभी इस निशान से नीचे हैं, लेकिन तेजी से बढ़ता जलस्तर चिंता का विषय बना हुआ है। बाढ़ की स्थिति हो गई है और प्रशासन के द्वारा पूर्व सूचना न मिलने के कारण सभी को अव्यवस्था हो रही है। यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित उन्हें तो समस्या हो ही रही है, जो दुकानदार हैं और जो प्रशासन के जो भी व्यवस्थाएं थी यहाँ पर, जैसे कि बिजली थी, पाइपलाइन थी, नल वगैरह लगे थे, सब कुछ हटाने में सभी को दिक्कत आ रही है। तो आप लोग ने कैसे हटाया, क्या क्या हटाया? अभी हम लोग जब सुबह आए हैं तो लगभग कमर तक जल आ गया था और उसको अभी हटा लिया गया है और प्रशासन के द्वारा भी सभी को रेस्क्यू किया जा रहा है, सभी को हटवाया जा रहा है कि आप सुरक्षित स्थान पर जाएं। संगम क्षेत्र में जलस्तर बढ़ने से तीर्थ पुरोहित और नाविक अपने सामान को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं। प्रशासन ने नाव संचालन पर रोक लगा दी है और एसडीआरएफ, जल पुलिस और पीएसी के गोताखोरों को तैनात किया है। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह भी दी गई है। स्थानीय लोगों ने बाढ़ की आशंका पर चिंता जताई। कुल मिलाकर प्रयागराज में गंगा और यमुना के बढ़ते जलस्तर ने प्रशासन और स्थानीय लोगों की चिंता को बढ़ाकर रख दिया है। भारी बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बाढ़ का खतरा बना हुआ है। प्रशासन की सतर्कता और राहत कार्यों से स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश जारी है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ यूपी लाइव में इतना ही। आप देखते रहें सूर्या समाचार।